नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 11 के सभी 21 प्रश्नों का उत्तर और हल प्राप्त होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1। निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। पहली क्रियाकलाप है सुमा एक तालाब में तैर रही है। उत्तर कार्य हो रहा है क्योंकि सुमा अपनी हाथों से बल लगाकर पानी को पीछे ढकेलती है, जिसके कारण उसका विस्थापन आगे की ओर हो रहा है। यानी जो क्रियाकलाप हो रहा है उसमें कार्य हो रहा है क्योंकि सुमा अपनी हाथों से बल लगाकर पानी को पीछे ढकेलती है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसका विस्थापन आगे की ओर हो रहा है। यहाँ जो कार्य होगा वह ऋणात्मक होगा क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत है। अब अगला देखिए, गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे कार्य कर रहा है, जबकि विस्थापन नहीं हो रहा है। इसमें गुरुत्व बल ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे कार्य कर रहा है, जबकि विस्थापन नहीं हो रहा है क्योंकि कार्य होने के लिए बल और विस्थापन दोनों होना आवश्यक है। इसमें बल और विस्थापन दोनों है, इस कारण कार्य हो रहा है, जबकि इसमें नहीं है, इस कारण कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि विस्थापन शून्य है। अगला है एक पवन चक्की विंड मिल कुएं से पानी उठा रही है। कार्य हो रहा है क्योंकि पवन चक्की बल लगाकर पानी ऊपर उठा रही है, अर्थात बल लगाने पर पानी का विस्थापन हो रहा है। इस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। कार्य जो होगा वह पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। इस क्रियाकलाप में कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ न तो बल लग रहा है और न ही विस्थापन हो रहा है। ये जो क्रियाकलाप है प्रकाश संश्लेषण के, इसमें कार्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ न तो बल है न विस्थापन। अगला है एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। कार्य हो रहा है क्योंकि इंजन बल लगाकर ट्रेन को खींच रहा है, अर्थात विस्थापन हो रहा है। इस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है क्योंकि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। कार्य जो होगा पॉजिटिव होगा। अगला है अनाज के दाने सूर्य के धूप में सूख रहे हैं। अनाज के दाने सूर्य के धूप में सूख रहे हैं। कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बल और विस्थापन दोनों नहीं है। इस क्रियाकलाप में बल और विस्थापन दोनों नहीं है, इस कारण यहाँ कार्य नहीं होगा। अगला क्रियाकलाप है एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। कार्य हो रहा है क्योंकि पवन ऊर्जा के कारण पाल नाव पर बल लगता है, वह गतिशील है, अर्थात पाल नाव में विस्थापन हो रहा है। यह जो कार्य होगा वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए अगला प्रश्न 2। प्रश्न 2, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया? तो चित्र के माध्यम से देखिए, पिंड को धरती से किसी कोण से फेंका जा रहा है। ये वक्र पथ पर चलता हुआ पुनः धरती पर आ गिरता है। दिया है पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु। मान लीजिए यह प्रारंभिक, ये अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर है, क्षैतिज रेखा पर, और ये वक्र पथ है, इस पर चल रहा है। यहाँ पर जो गुरुत्व बल है ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जबकि विस्थापन क्षैतिज हो रहा है। यानी बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस कारण गुरुत्व बल द्वारा, पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा एक होनी चाहिए या कुछ कोण पर होना चाहिए, उनके बीच 90 डिग्री का कोण होगा, तो भौतिक विज्ञान में वह कार्य नहीं होगा। इस प्रश्न को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया
है कि पिंड के पथ का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है। यहाँ विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है, जबकि गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, अर्थात बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। अगला प्रश्न 3, एक बैटरी बल्ब जलाती, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं। बैटरी में क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ, जिनकी रासायनिक ऊर्जा सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यानी जब बल्ब जलता है तो जो विद्युत ऊर्जा होती है ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में उसका परिवर्तन होता है। अब देखिए अगला प्रश्न चौथा, प्रश्न 4, 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का हमें परिकलन करना है। इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद 2 मीटर, यानी इनके ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही बल द्वारा इस जो वस्तु है उस पर किया गया कार्य होगा। तो देखिए वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 20 केजी। इसका जो प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड। अब बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ पर गतिज ऊर्जा परिवर्तित होगी क्योंकि वेग अधिक है और यहाँ वेग कम है। तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही बल द्वारा किया गया कार्य होगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों में सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन कार्य और ऊर्जा एक ही होते हैं। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो अंतिम गतिज ऊर्जा जो इसकी है 12mv², यही होगा। अंतिम वेग यह है और प्रारंभिक यहाँ पर है क्योंकि यम दोनों में एक ही है, तो 12mu²। यहाँ पर हाफ हम कॉमन लेंगे, हाफ यम, तो हाफ यम कॉमन लेंगे तो v² माइनस u²। यहाँ पर मान रखेंगे 1/2, यम का मान कितना है? 20 है और v का मान कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये 10 होगा और यहाँ पर 4 माइनस 25 कितना होगा? 25 और 10 यहाँ कितना होगा? हटाने पर 21 होगा, माइनस 21 होगा। तो ये गुणा करेंगे तो 210 जूल होगा। ये माइनस ये दर्शाता है कि जो बल है ठीक जिस दिशा में वस्तु जा रही है ठीक उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तो किया गया कार्य जो है इसी कारण ऋणात्मक है। अगला प्रश्न 5, 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर A बिंदु पर रखा है, इसे B बिंदु तक लाया जाता है। यदि A और B को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर, प्रश्न में दिया है कि बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, जबकि 10 केजी के पिंड पर गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, अर्थात बल तथा विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है और तय किया गया कार्य शून्य होगा। यहाँ पर बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा क्या? क्षैतिज है, और 10 केजी के पिंड पर गुरुत्व बल क्या? ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, अर्थात गुरुत्व बल, बल का मतलब गुरुत्व बल तथा विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अतः किया गया कार्य शून्य होगा, यानी गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 6, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थित ऊर्जा लगातार गिरती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। यहाँ हमें ऊर्जा संरक्षण नियम जानना आवश्यक है। यह नियम कहता है ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न इसको नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। अब देखिए कारण। मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है जबकि उसकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। यदि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है जबकि गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊंचाई कम होती जाती है। इस कारण स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और वेग बढ़ता जाता है, इस कारण गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता रहता है। अर्थात दोनों ऊर्जाओं का योग अचर रहता है, यानी किसी बिंदु पर दोनों ऊर्जाओं का योग अचर रहता है, स्थिर रहता है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा न तो नष्ट हो रही है न तो उत्पन्न हो रही है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 7, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? उत्तर देखिए, जब हम साइकिल चलाते हैं तो वह गति करने लगती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो वह गति करने लगती है, यानी साइकिल गति करने लगती है। अतः हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा साइकिल की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। हमारी शरीर की जो पेशी ऊर्जा होती है वो साइकिल में गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। साइकिल की यह गतिज ऊर्जा टायरों तथा सड़क के बीच कार्यरत घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाता है। जो साइकिल की गतिज ऊर्जा होती है टायर तथा सड़क के बीच कार्यरत घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाता है, अर्थात गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। यानी पेशी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 8, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो देखिए उत्तर, हाँ, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है लेकिन कार्य शून्य होता है। कार्य शून्य होता है क्योंकि बल लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है। क्योंकि बल लगाने पर चट्टान में विस्थापन नहीं होता है। हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर की जो पेशी ऊर्जा है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर रूपांतरित होकर वातावरण में चली जाती है। अगला प्रश्न। प्रश्न 9, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो हम जानते हैं एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा और यही होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। 6 जूल। अब यहाँ क्या है 250 यूनिट। एक महीने में ऊर्जा की जो खपत है व्यय है वो कितनी है 150 यूनिट। एक महीने में व्यय ऊर्जा, एक महीने में व्यय ऊर्जा कितनी है 250 यूनिट है। क्या है यूनिट। अब हम इसे किस में चेंज करेंगे क्योंकि जूल में पूछा है तो 1 यूनिट बराबर ये देख रहे हैं तो इसकी जगह हम लिख सकें 250 गुणे 3.6 गुणे 10 घाते 6। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 900.0 गुणे 10 घाते 6 जूल। 6 जूल। अब इसको दशमलव हम यहाँ करेंगे तो 2 घात यहाँ बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9.0 गुणे 10 घाते 8 जूल।
यह है इसका आंसर। अगला प्रश्न 10। 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए? तो जब पिंड आधे रास्ते पर है उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक 40 केजी द्रव्यमान का पिंड है, उसे धरती से 5 मीटर उठाया जाता है। द्रव्यमान कितना है? यहाँ पर है, यहाँ ले जाया गया। और यह कितने केजी का है? यम यहाँ दिया है 40 केजी। यच जो उठाया गया 5 मीटर। जी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। यहाँ था, यहाँ लाया गया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो यही स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यम जी एच। तो यम की वैल्यू कितनी है? 40 गुणे जी की 10 और एच क्या है? 5 है। ये हो जाएगा कुल टोटल सरल करने पर 2000 जूल। अब हमें ज्ञात करना है यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए। यहाँ से गिरना शुरू करता है, इसका मतलब हुआ कि इसका जो प्रारंभिक वेग होगा 0 होगा। मान लीजिए आधे रास्ते पर इसका वेग v हो जाता है, यानी प्रारंभिक और अंतिम वेग आधे रास्ते पर v हो जाता है। तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यच क्या हो जाएगा? 5/2 आधा रास्ता है मीटर, और प्रारंभिक वेग u 0 और अंतिम वेग आधे रास्ते पर, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं गति के तृतीय समीकरण से v² बराबर e² प्लस 2gh। तो यहाँ ये 0 है, 2 इंटू जी 10 और इंटू 5/2। अब यहाँ ये कट गया, ये आ जाएगा 50। v² की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? या v निकालना चाहेंगे। v² बराबर 50, तो v बराबर कितना हो जाएगा? √50 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ वेग क्या हो जाएगा? √50 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इस स्थान पर गतिज ऊर्जा निकालना है। तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। तो यहाँ पर ½ m कितना है? 40 है, और v² सीधे यहाँ से लिखते हैं 50। 2000 आएगा, 2 का भाग देंगे 1000 जूल। ये आंसर है। अगला प्रश्न 11। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह पर गुरुत्व बल यानी पृथ्वी के आकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं, किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि गुरुत्व बल और उपग्रह के गति की दिशा विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। यह मान लीजिए पृथ्वी है और इसके चारों तरफ उपग्रह क्या है? घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, और गुरुत्व बल सीधे ऊर्ध्वाधर इस दिशा में त्रिज्यी ठीक जो विस्थापन होगा उसके ठीक 90 अंश का कोण बनाते हुए कार्य करेगा। यहाँ आएगा तो देखिए इधर गुरुत्व बल कार्य करेगा, फिर यहाँ आएगा तो इधर गुरुत्व बल, यानी जो विस्थापन जो उसकी गति की दिशा है उसके ठीक बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि यदि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो विज्ञान में वह कार्य
नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए। इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। तो देखिए आंसर उत्तर, हाँ, बल की अनुपस्थिति में पिंड में विस्थापन हो सकता है, क्योंकि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यहाँ विस्थापन हो रहा है किंतु बल अनुपस्थित है, अतः कार्य शून्य होगा। हाँ, बल की अनुपस्थिति में पिंड में विस्थापन हो सकता है, क्योंकि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु एक समान चाल से एक सीधी रेखा में चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यहाँ तो विस्थापन हो रहा है लेकिन बल क्या है? अनुपस्थित है, अतः जो कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 10 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। तो देखिए उत्तर, मनुष्य ने कोई कार्य नहीं किया क्योंकि वह भूसे के गट्ठर को लेकर एक स्थान पर खड़ा है, यहाँ विस्थापन शून्य है। मनुष्य कोई कार्य नहीं किया क्योंकि वह भूसे के गट्ठर को लेकर एक स्थान पर खड़ा है और यहाँ विस्थापन शून्य है। विस्थापन शून्य है इस कारण क्योंकि कार्य होने के लिए बल और विस्थापन दोनों अनिवार्य है, तो विस्थापन शून्य है, इस कारण कार्य नहीं किया। थकने का जहाँ तक कारण है, गट्ठर का पेशियों पर दबाव है, गट्ठर का पेशियों पर दबाव है जिसके कारण उसकी जो पेशी ऊर्जा, जो उसके शरीर की ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। जो उसकी ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में रूपांतरित होकर के वातावरण में चली जा रही है, इस कारण वह थक जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, एक विद्युत हीटर ऊष्मक की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? यानी हीटर की शक्ति, हीटर की शक्ति P कितना है? 1500 वाट। समय T कितना है? 10 घंटे, 10 घंटे। अब इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, 10 × 60 मिनट हो गया, फिर 60 का गुणा करेंगे तो ये हो गया सेकंड। अब हमें निकालना है यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा, यानी कितना कार्य करेगा, इसका अर्थ हुआ। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T। यहाँ से यदि हम W निकालना चाहेंगे तो W बराबर होगा P × T। यही जो कार्य होगा वही ऊर्जा उपयोग होगा। तो ऊर्जा का उपयोग 10 घंटे में ऊर्जा का उपयोग बराबर हो जाएगा P × T। तो P की वैल्यू कितना है? 1500 और T क्या है? 10 × 60 × 60। ये जूल में आएगा। ये किस में आएगा? जूल में आएगा। यदि हम इसे किलोवाट घंटा में बदलना चाहेंगे तो इसमें हम भाग देंगे, ये हम कर देते हैं 3600 यानी 36,000, और इसमें भाग देंगे 3.6 × 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा, जो सरल करने पर आएगा 15, ये सरल करेंगे तो आएगा 15 किलोवाट घंटा। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 15, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? तो देखिए उत्तर, जब किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो वह दोलन करने लगता है और निम्न स्थितियां बनती हैं।
यहाँ चित्र में एक सरल लोलक है। यदि हम इसको ए को ले जाकर छोड़ते हैं, मान लीजिए हम ए पर ले जाकर छोड़ते हैं तो ये दोलन करने लगता है, यहाँ से फिर बी पर आता, फिर बी से आगे बढ़ता है सी पर, ऐसे दोलन करने लगता है। जब गोलक बिंदु ए पर होता है, जब ये गोलक बिंदु ए पर होता है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ जब होता है तो इसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही गोलक बिंदु बी की ओर चलना शुरू करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है, जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। यहाँ पर जाते थे देखिए ऊंचाई बढ़ रही है तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ज्यों ही इधर से इधर चलता है यहाँ वेग शून्य होता है, फिर इधर चलना शुरू करता है तो वेग बढ़ता है। तो इस कारण बी की ओर चलना शुरू करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है, जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब बी पर गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वेग अधिकतम हो जाता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य हो जाती है। इस प्रकार सी पर स्थितिज ऊर्जा अधिक, इसी प्रकार जो सी पर पहुँचती है उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है क्योंकि वेग शून्य हो जाता है। किंतु किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे तो दोनों ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, अचर रहता है, समान रहता है, अतः कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी जो ऊर्जा होती है उसका न तो नष्ट होती है न तो हम उसका सृजन करते हैं, वह ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता है। जहाँ तक गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, इसका कारण वायु का प्रतिरोध तथा घर्षण बल। ये गोलक विराम में आ जाता है तो जहाँ से लटकाया गया यहाँ कुछ घर्षण कार्य करेगा और जो वायु है उसका प्रतिरोध इस पर कार्य करेगा। अतः सरल लोलक की ऊर्जा जो होती है धीरे धीरे वायु के प्रतिरोध और घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाती है तथा गोलक क्या होता है? विराम अवस्था में आ जाता है। अगला प्रश्न 16। यम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विरामावस्था में आ जाए? यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान यम है, नियत वेग प्रारंभिक वेग v है और पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विरामावस्था में आ जाए? विरामावस्था में आने का अर्थ है अंतिम वेग शून्य हो जाए। तो जो पिंड पर कार्य किया जाएगा इस पिंड के गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहाँ जो द्रव्यमान दिया है पिंड का द्रव्यमान कितना है? यम। प्रारंभिक वेग ये नियत वेग ही प्रारंभिक वेग क्या है? v है। अंतिम विरामावस्था में आज तो आ जा रही है, अंतिम वेग क्या होगा? शून्य होगा। अब पिंड पर किया गया कार्य, पिंड पर किया गया कार्य बराबर होगा, पिंड पर किया गया कार्य बराबर पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और अंतिम गतिज ऊर्जा जैसे सूत्र क्या होता है? हाफ यम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ यम तो यम है, वी क्या है? अंतिम वेग शून्य का स्क्वायर, हाफ यम द्रव्यमान वही रहेगा यम और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो ये वेग क्या है? v। ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, हाफ यम वी स्क्वायर। ये इतना कार्य किया जाएगा। यहाँ माइनस ये दर्शाता है कि जो बल कार्य कर रहा है वह गति के ठीक विपरीत, इस कारण जो इसका कार्य आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। अगला प्रश्न 17। 1500 kg द्रव्यमान की कार को जो 60 किमी प्रति आवर के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए।
यह प्रश्न भी 17 की तरह हल होगा। यहाँ द्रव्यमान, कार का द्रव्यमान यम कितना है? 1500 kg। और कार का प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग u कितना है? 60 किमी प्रति आवर। तो इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 60 गुणे 1000 और बटे 60 मिनट गुणे 60, ये सरल करेंगे तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका वेग निकला। और कार को रोका जा रहा है, इसका अर्थ हुआ अंतिम वेग v क्या होगा? 0 होगा। तो कार को रोकने के लिए किया गया कार्य, कार को रोकने में किया गया कार्य बराबर कार के गतिज ऊर्जा में, कार के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हाफ यम वी स्क्वायर माइनस हाफ यम यू स्क्वायर यहाँ पर दिया है। तो अब मान रखते हैं, हाफ यम का मान कितना है? 1500 और v क्या है? अंतिम वेग 0 स्क्वायर हाफ गुणे 1500 और गुणे कितना है? 50/3 का स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा? 7 काटेंगे 2 से तो 750 और 50 गुणे 50/3 गुणे 3। और यदि हम इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 ये माइनस है, माइनस 20,833.3 जूल। तो यहाँ किया गया कार्य जो हमें प्राप्त हो रहा है वह माइनस में प्राप्त हो। वही बात है, कार को रोकने के लिए उसके वेग के विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है। इस कारण ये जो कार्य है वह किस में आ रहा है? माइनस में, 20,833.3 जूल। अगला प्रश्न 18, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में यम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिंड पर बल F ये लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। तो बल F और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ जो कार्य होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे चित्र में विस्थापन इस दिशा में, बल भी इसी दिशा में लग रहा है, तो दोनों की दिशा समान है। तो यहाँ कार्य जो होगा वो धनात्मक होगा। कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं विस्थापन इस दिशा में, ठीक उसके विपरीत बल कार्य कर रहा है। तो जो कार्य होगा यहाँ पर ऋणात्मक होगा। क्या होगा? कार्य यहाँ ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न 19, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए क्यों। सोनी कहती है किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए क्यों। तो देखिए आंसर, हाँ, हम सोनी से सहमत हैं। हम सोनी से सहमत हैं क्योंकि यदि किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हों तथा उन बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु का त्वरण भी शून्य होगा।
यदि किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हैं और उनका परिणामी बल क्या है, शून्य है, तो वस्तु का त्वरण भी शून्य होगा। जैसे हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma, और किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए ये वस्तु है और इस पर कई बल कार्य कर रहे हैं और इनका परिणामी क्या है, शून्य है। यहाँ पर F क्या है, शून्य है, तो ma बराबर शून्य, या हम लिख सकते हैं ma बराबर शून्य। यहाँ यम द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, ए शून्य हो सकता है, तो यहाँ पर त्वरण क्या हुआ, शून्य हुआ। अगला प्रश्न 20। प्रश्न 20, 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा में परिकलित कीजिए। यहाँ एक युक्ति की शक्ति P कितना है, 500 वाट। इसमें यदि हम 1000 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा किलोवाट। क्या हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T, और या W बराबर क्या हो जाएगा, P × T, यानी एक युक्ति द्वारा ये W जो कार्य है यही व्यय की गई ऊर्जा होगी। तो एक युक्ति द्वारा व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगा P का मान कितना है, यहाँ पर 500/1000, 500/1000, और T यहाँ पर क्या है, 10 घंटे तक, T यहाँ क्या है, 10, तो ये हो जाएगा 10, और इसमें जब सरल करेंगे तो आ जाएगा 5 किलोवाट घंटा, 5 किलोवाट घंटा। अब यहाँ कितनी युक्तियाँ हैं, 4 युक्तियाँ हैं, तो 4 युक्तियों द्वारा व्यय की गई ऊर्जा, 4 युक्तियों द्वारा व्यय ऊर्जा, तो ये हो जाएगा 4 × 5 बराबर 20 किलोवाट घंटा। तो ये आंसर हुआ। प्रश्न 21, अंतिम प्रश्न है। मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। आंसर देखिए, जब कोई पिंड मुक्त रूप से धरती पर गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा, धरती से टकराने पर ऊष्मीय ऊर्जा में, तथा कुछ ऊर्जा घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरता है तो आवाज़ करता है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है कुछ, और धरती से टकराने पर ऊष्मीय ऊर्जा में भी कुछ इसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, और कुछ ऊर्जा घर्षण के विरुद्ध, क्योंकि धरती पर गिरेगी तो कुछ दूर चलेगी, तो घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है। नमस्कार।